अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। हम चैप्टर 24 पे थे, मीटिंग स्टार्ट किया था हमने और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में डिटेल सारा टॉपिक कवर किया। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, इस चैप्टर की ग्रिड देखी बेसिकली, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या चीज़ें हम कवर करेंगे, एक ओवरऑल समरी आपसे डिस्कस की ताकि हम इस चैप्टर का फर्स्ट डे से हमें पता हो कि हम आगे चैप्टर में जो चीज़ें कवर कर रहे हैं वो ये चीज़ें हैं बेसिकली, और ये चीज़ें किसके अंदर फॉल करती हैं उसको अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देखा, जो कि हमारी बुक में ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर पहला ऑब्जेक्टिव है तो उसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है और उसमें हमारे ये चीज़ें कवर करनी है हमने बेसिकली। और जब जनरल प्रोविजंस देखी तो हमने सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव की भी एक समरी देखी कि ये सारी चीज़ें जो है अगर हम चैप्टर पे देखें तो ये चैप्टर रिलेटिवली लेंथी है। जैसे आपका चैप्टर 20 है, एक कंपनी मीटिंग्स है और एक आपका मैनेजमेंट वाला चैप्टर है। ये आपके कंपनी लॉ में चैप्टर्स थोड़े लेंथी हैं और कह लें कि थोड़े ट्रिकी भी हैं कुछ डेज के हवाले से। तो इसको ये है कि अगर आप समराइज फॉर्म में याद रखेंगे तो चीज़ें आपके ग्रिप में रहेंगी, आपकी कह लें कि जी होल्ड में रहेंगी। तो शुरू से ही आप उसकी समरी देखिए कि मैंने ये चीज़ें तैयार करनी है, इधर उधर घूम नहीं जाना पूरे चैप्टर में। ओके, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। ओके, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने कहा हमने पूरे चैप्टर में 2 ऑब्जेक्टिव देखने हैं। कंपनी मीटिंग्स में हमने फर्दर देखा कि 2 ही कंपनी की मीटिंग्स होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और जनरल मीटिंग की। जनरल मीटिंग्स मेंबर्स की मीटिंग को कहते हैं, जिसे क्लास मीटिंग भी कहते हैं। जनरल मीटिंग में फर्दर कहा कि 2 मीटिंग्स ऐसी हैं जो तो लॉ ने कह दिया, स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है रिक्वायर्ड बाय लॉ, ईजीएम भी करनी है रिक्वायर्ड बाय लॉ। ईओजीएम डिपेंडिंग अपॉन के मैटर क्या है, ये मेंबर्स की डिस्क्रिप्शन पे है और डायरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन पे है। उन्होंने मीटिंग कॉल करनी है नहीं करनी, कोई और डिसीजन, कोई स्पेसिफिक मैटर्स ऐसे हैं तो वो आप ईओजीएम के थ्रू करेंगे। स्टैट्यूटरी मीटिंग से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। एजीएम हम अब करेंगे इंशाल्लाह ताला और ईजीएम हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कॉलिंग मीटिंग्स बाय कमीशन सेपरेट एक हेडिंग, डिक्लेयरिंग मीटिंग्स एज इनवैलिड, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन। स्टैट्यूटरी मीटिंग में हमने देखा कि सारी कंपनीज ने स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी होती है। पहले तो ये क्वेश्चन कहा कि नहीं सिर्फ पब्लिक कंपनी करेगी, कहा जी प्राइवेट कंपनी भी करेगी, नहीं कहा प्राइवेट कंपनी पे ये एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन आया कि जी अगर प्राइवेट कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कर ले पब्लिक कंपनी में तो क्या फिर भी नहीं उसने करनी? जवाब आया कि प्राइवेट कंपनी अगर विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट कर लेती है तो हाँ जी वो भी स्टैट्यूटरी मीटिंग करेगी, क्योंकि वो भी एक कह लें कि अभी बिगिनिंग फेज पे ही है। तो अभी वो बिगिनिंग फेज पे ही उसने अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट कर लिया तो वो बिल्कुल स्टैट्यूटरी मीटिंग करेगी। अगर हाँ उसे इनकॉर्पोरेशन हुए 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया फिर जरूरत नहीं है स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की, क्योंकि उसने इसकी लॉजिक ये भी बनती है कि 1 साल से ज्यादा का टाइम है तो उन्होंने कोई और मीटिंग शीटिंग कर ली होगी, मेंबर्स ने आपस में पर्पस यही था कि गेट टू नो हो जाए, कंपनी की इन्फॉर्मेशन बाकी मेंबर्स तक पहुंच जाए। तो हाँ उन्होंने कोई और मीटिंग शीटिंग कर ली होगी तो मेंबर्स को पता लग गया होगा, मैटर्स डिस्कस हो गए होंगे एक किसी और मीटिंग में। फिर आया कि जी जब हमने देखा कि आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग कब करनी होती है, हमने देखा कि अर्लियर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि इनकॉर्पोरेशन किए हुए अगर आपको 9 मंथ्स हो गए हैं और जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आपको बिजनेस मिला उससे 180 डेज कैलकुलेट कीजिए। इन दोनों में से जो भी डेट पहले आती है वो डेट आपका बेंचमार्क है, उस डेट के अंदर अंदर रह के आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है। बाद में करेंगे तो वो लॉ की नॉन कंप्लायंस होगी। यहाँ पे एक चीज आई कि अगर आप इस लिमिट के अंदर रहते रहते स्टैट्यूटरी मीटिंग की बजाय एजीएम कर लेते हैं, एजीएम जो कि हम देखेंगे
कि एजीएम में कुछ खास किस्म के मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं। उन खास किस्म के मैटर्स डिस्कस करने की वजह से ही वो कंपनी एजीएम कहलाती है। जैसे स्टैट्यूटरी मीटिंग में आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, प्लस ये कंपनी की पहली मीटिंग होती है, जिसकी वजह से वो स्टैट्यूटरी मीटिंग कहलाती है। एजीएम चूंकि हर साल करनी है, एनुअल, और उसमें 3 या 4 मैटर्स ऐसे हैं जो कि एजीएम में ही होते हैं, जो कि कहते हैं कि एक अगर वो मैटर्स ना हो तो एजीएम कोई चीज नहीं है। जैसे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ना हो तो स्टैट्यूटरी मीटिंग कुछ भी नहीं है। तो कहा कि अगर वो आप उस लिमिट के अंदर अंदर एजीएम कर लेते हैं तो स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की फिर जरूरत नहीं है। फिर देखा आप स्टैट्यूटरी मीटिंग में एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, जो कि मेंबर्स को आप जब नोटिस दे रहे होते हैं कंपनी का, उसके साथ ही भिजवा देते हैं। नोटिस आप भिजवाते हैं 21 दिन पहले, तो वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी आप उसके साथ ही नोटिस के पहले ही भिजवा देते हैं। फिर हमने देखा कि इसको आपने जैसे ही मेंबर्स को भिजवाना है, साथ ही आपने रजिस्ट्रार को भी इसको फाइल कर देना है फौरन ही, कोई टाइम लिमिट नहीं बताई। जैसे ही आपने मेंबर्स को भेजी उसी टाइम आपने ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फाइल कर देनी है रजिस्ट्रार को। और ऑब्वियसली ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पहले सर्टिफाई की होगी सीईओ ने प्लस सेक्रेटरी ने, प्लस एक डायरेक्टर ने। लेकिन अगर ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो एक सीएफओ भी उसको साइन करेगा, तो 3 लोग इसको फिर साइन कर देंगे। और जो भी है वो मैटर्स आपने देखना है कि रेजोल्यूशन आपने उस मैटर पे पास करनी है जिसका पहले आपने नोटिस दिया होगा। अब जब आप मेंबर्स को नोटिस देंगे 21 दिन पहले, हो सकता है कि कुछ मेंबर्स फिर भी ये मीटिंग अटेंड ना कर सके, तो लॉ यहाँ पे यही समझाना चाह रहा है कि आप उन मेंबर्स के साथ नाइंसाफी ना करें। आपने अगर कोई मैटर कहा रही स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डिस्कस होनी है, तो उन्हें होगा कि चलो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ही है, मैंने पढ़ ली है, मेरे हवाले से तो कोई चीजें ठीक ऐसी डिस्कस करने वाली नहीं है, तो मैं मीटिंग अटेंड नहीं करता। बाद में ये हो कि आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अलावा भी कोई ऐसा मैटर हो जो इसका पहले आपने नोटिस नहीं दिया, आपने उसका डिसीजन कर लिया। अब उस डिसीजन का उन मेंबर्स को नहीं पता होगा जिन्होंने वो मीटिंग अटेंड नहीं की, तो यहाँ पे लॉ उन लोगों को भी सेव करना चाह रहा है। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग में आपने अगर कोई रेजोल्यूशन पास करनी है, कोई डिसीजन पास करना है, तो आपने उन मैटर्स पे करना है जिसका आपने पहले नोटिस दिया हो। जिस तरह की स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डिस्कस हो रही है तो वो नोटिस के साथ उसका सारा एजेंडा रिपोर्ट मेंबर्स तक पहुंची। फिर आपने ड्यूरिंग द मीटिंग लिस्ट ऑफ मेंबर्स एक प्रिपेयर की होगी। एक जब भी आप आईकेप जाएं या कोई सेमिनार अटेंड करें तो आपकी बकायदा, जैसे कि अभी मेरे सेमिनार्स होते हैं, तो वो बकायदा आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होता है, आपका जो मेंबरशिप नंबर है, साथ आपका नेम आता है। तो वो ओपन टू इंस्पेक्शन टू एवरी मेंबर, वो मेंबर्स देख लेते हैं कि जी हमारे और भी मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो इस तरह की जो भी लिस्ट ऑफ मेंबर्स है वो ओपन टू इंस्पेक्शन टू एवरी मेंबर होगी। इसके अलावा मीटिंग एडजर्न हो सकती है। कोई डिसीजन आपने आज पास करना था, कोई मीटिंग, कोई मैटर था जो भी डिस्कस करने वाला था, लेकिन आप उसे कहते हैं आज नहीं, चलो नेक्स्ट वीक कर देते हैं, तो इसको नेक्स्ट वीक कर लें। तो नेक्स्ट वीक भी जब आप ये मैटर डिस्कस करेंगे, उस पर रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो एडजर्न मीटिंग कहलाएगी, लेकिन वो एज इफेक्टिव जैसे कि आज ही आपने ओरिजिनल डेट पे मीटिंग की। मैटर्स क्या डिस्कस करने हैं, फिर वो हुआ। फिर कहा कि ये 3 मामलात पे आपने इसका ऑडिट भी कराना है, कि ऑडिटर आके इनको वेरीफाई करे कि आपने ये जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की जो बातें लिखी हैं ये सही लिखी हैं, जो आपने लिखा है कैश इतना रिसीव हुआ है, तो ऑडिटर वेरीफाई करे कि इतना कैश रिसीव हुआ भी है कि नहीं। फिर रिसीन एंड पेमेंट अकाउंट पे भी वो आके वेरीफाई करे। ओके, ये हमने चीज पढ़ी थी स्टैट्यूटरी मीटिंग की डिटेल्ड हमने इस पे लेक्चर अपना कवर किया था। आज हम आ जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग पे। एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे कि नाम से पता है आपको, एनुअल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग से मुराद मेंबर्स की मीटिंग, एनुअल से मुराद हर साल होने वाली, जैसे कि कैलेंडर होता है, साल बाद आपका 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर पे खत्म होता है। तो एनुअल का मतलब यही है कि आपने इसे हर साल करना है।
कोई और कंपनी मीटिंग करे ना करे, लेकिन ये एजीएम जरूर होगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एजीएम हर कंपनी ने करनी होती है? आंसर इज यस, सारी कंपनीज ने एजीएम करनी होती है सिवाय सिंगल मेंबर कंपनी के। अब सिंगल मेंबर कंपनी आपको पता है कौन सी होती है। जब आप चैप्टर 19 पढ़ रहे थे तो आपने वहां 3 कैटेगरीज देखी थी टाइप्स ऑफ कंपनी में। कैटेगरी ए शेयर होल्डिंग की बेस पे थी, होल्डिंग और सब्सिडरी। कैटेगरी बी स्टेटस की बेस पे थी, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में फर्दर आपने टाइप्स देखी थी सिंगल मेंबर और अदर देन सिंगल मेंबर, जिसमें 2 से 50 मेंबर जिस प्राइवेट कंपनी की हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। एक सिंगल मेंबर कंपनी थी, यानी कि जिसका मेंबर ही एक है, डायरेक्टर भी एक है, कंपनी को चलाने वाला भी एक ही है। उसने कंपनी बनाई है लेकिन मेंबर एक ही है, एक बंदा, एक ओनर, एक प्रमोटर, एक ही सब कुछ। हाँ, उसने डायरेक्टर्स रखे हो सकते हैं, उसने एम्प्लॉयज रखे हो सकते हैं, उस कंपनी के ढेर सारे हों, लेकिन ओनर अकेला वही है, मेंबर वही है, शेयर होल्डर वही है, सारे के सारे शेयर्स उसी ने खरीदे हुए हैं, है भी वो प्राइवेट कंपनी। तो वो कहता है कि ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है, अब वो अकेला बंदा क्या मीटिंग करेगा? आपस में ही मैं हूं और मेरे साथ भी मैं ही हूं। अच्छा जी, आपस में ही मतलब अपने आप से ही मीटिंग करेगा। तो इसलिए कहा कि जी सिंगल मेंबर कंपनी पे एनुअल जनरल मीटिंग एप्लीकेबल नहीं है। बाकी हर कंपनी ने एजीएम करनी है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड है, व्हाटएवर, सिवाय सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी जो आती है। जब आप कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी तो वो अंडरस्टूड है कि सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी है, एक ही मेंबर है तो वो प्राइवेट कंपनी ही होगी। ओके, इसके बाद आ जाए जी एनुअल जनरल मीटिंग कॉल कौन करता है? उसका नोटिस देना, मेंबर्स को नोटिस देना, मीटिंग की अरेंजमेंट्स करना, ये कौन करेगा? अब कंपनी को चलाने वाले ही करेंगे। कंपनी को कौन लोग चलाते हैं? डायरेक्टर्स। और अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो उसको कह देते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स हैं, तो जाहिर सी बात है नोटिस भी मेंबर्स को वही देंगे, मीटिंग भी कॉल यही करेंगे। तो एजीएम जो है इसके लिए जो कॉल करनी है, लोगों को बताना है, मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को कि जी ये मीटिंग करने जा रहे हैं, एजीएम होनी है, तो ये कॉल करेंगे। ओके, अब आ जाइए जी एनुअल जनरल मीटिंग में ऐसा क्या होता है कि जिसको एजीएम कहते हैं, जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं? एजीएम। उसको कह लें कि जी पर्पस है, एक स्पेसिफिक पर्पस है जिसकी वजह से इसको एजीएम कह रहे हैं। जिन मामलात की वजह से इसको एजीएम कह रहे हैं वो पर्पस क्या है? वो 4 चीजें हैं। परफॉर्मेंस के अलावा अगर आप देखिए तो 4 ऐसी चीजें हैं जो लॉ ने कहा आपने करनी ही करनी है। मैं अगर इसको हम इस पे समझ लेते हैं थोड़ा। एनुअल जनरल मीटिंग में पहली तो आपने जर्नल, एज अ जर्नल आप कंपनी के बारे में जो भी आपकी सारा साल जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही वो डिस्कस करते हैं। ये तो करते ही करते हैं, ये अंडरस्टूड सी चीज है। जब 1 साल बाद मेंबर्स मिल रहे हैं तो आप उन्हें बताएं कि पूरे साल में हमने किया क्या है। अब वो जो पूरा साल हमने किया क्या है वो दिखाएंगे किस चीज के थ्रू? वो आप दिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। अब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो अच्छे से पता है, आप इंट्रो टू अकाउंटिंग में भी पढ़ रहे होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो हमें अच्छे से पता क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्दर बैलेंस शीट जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स जिसको कह लें कि जी डिस्क्लोजर्स, नोट्स प्लस डिस्क्लोजर्स,
और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अगर आप 2020 के अकाउंट्स बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो 2019 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होगी। ये कह लीजिए ये है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन 6 चीजों को मिला के बनती है। ओके, उसने कहा कि एजीएम के अंदर जो पहली मेन चीज जिसकी वजह से ये एजीएम कहलाती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। आपने जो अकाउंट्स बनाए होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की होती हैं, वो आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मेंबर्स को बताते हैं कि ये देखिए हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही, फाइनेंशियल पोजीशन अब तक हमारी क्या है, हमारे नए एसेट्स इतने आए हैं, हमने इतने डिस्पोज कर दिए हैं, गाड़ियां नई आई हैं, वो गाड़ियां किस लिए यूज हो रही हैं, ये देखिए हमने नए कंप्यूटर, नई स्टेशनरी और इस तरह के नए एसेट्स खरीदे हैं, उनका पर्पस बताएंगे। अब हमारी पोजीशन, हमारी वर्थ क्या है इस कंपनी की, मेंबर्स को जानने का हक है, वो कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी उनकी है, उनका हक नहीं है तो फिर किसका है। डायरेक्टर्स और जो ऑफिसर्स हैं जो कंपनी को चला रहे हैं वो प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मेंबर्स आके उनका फिर देखेंगे, चीजें देखेंगे, अच्छा हमने पैसे लगाए हुए हैं बकायदा, हम ओनर्स हैं, तो हम जरा देख तो ले हमने जिन बंदों को अपने बिहार पे बिठाया हुआ था वो कर क्या रहे हैं। वो ये देखेंगे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, अच्छा इतना प्रॉफिट हो गया। इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस बेसिकली फॉर द ईयर होती है इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एज एड होती है। एज एड से मुराद, जिन्होंने अभी इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एज एड से मुराद बैलेंस शीट, आपने अकाउंट्स आई होप आप देख रहे होंगे, आपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन उठाया होगा इंट्रो टू अकाउंटिंग, लॉ और इकोनॉमिक्स। तो उसमें जब आप देखेंगे अकाउंटिंग में जब देखेंगे तो बैलेंस शीट एज एड बन रही होती है। एज एड का मतलब ये है कि अगर मैं 31 दिसंबर 2019 की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रही हूं, तो इसमें जितने भी एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी की डिटेल आ रही है वो इस डेट तक की है। यानी कि 30 दिसंबर 2019 को कोई एसेट अगर परचेज किया होगा वो भी इसके अंदर आ रहा है। अगर कोई एसेट 31 दिसंबर 2017 पे खरीदा हुआ था वो एसेट भी इसके अंदर आ रहा है, अगर वो आपने सेल नहीं किया हुआ। कंपनी के शुरू से लेके एसेट्स, कंपनी के शुरू से लेके लायबिलिटीज अब तक जो पे हो गई है उनकी बात नहीं कर रहे। जो एसेट्स सेल कर दिए वो तो सेल कर दिए, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। वो एक वर्थ क्या है वो पता लगेगी। अब जबकि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है, तो मैं कहूँ कि अगर 31 दिसंबर 2019 पे मैं इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही हूँ तो इसमें जो डिटेल आएगी वो सिर्फ 1 साल की होगी, सिर्फ 2019 की। 2019 का रेवेन्यू, 2019 की इनकम, 2019 की एक्सपेंसेस, 2019 का टैक्स, 2019 का प्रॉफिट। अब आ जाते हैं चेंजेस इन इक्विटी। जब मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करती हूं, इसमें आपकी टोटल इक्विटी आती है, जिसको आप कह लें कि जी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और प्लस आपका इस साल का जो प्रॉफिट ऐड होता है। रिटेन अर्निंग आप कह लें कि जी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, पिछले सालों से आपका कंपनी का जितना भी प्रॉफिट इकट्ठा हुआ है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आता है, और इस साल का प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया वो जो इनकम स्टेटमेंट से आ रहा है। और अगर आपने कोई डिविडेंड दिया है इस साल का डिविडेंड, वो यहां से लेस हो जाएगा और एंड पे एक आ जाएगा आपके पास नेट इक्विटी। इक्विटी शो करती है कि कंपनी पे जो पैसा लगा हुआ है वो अब तक इतना पैसा पड़ा हुआ है। वो पैसा जो कंपनी के बनाने में शुरू पे लगाया और अब तक वो इकट्ठा होता होता ये जो रिजर्व्स और प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये भी तो कंपनी का एक एसेट बनता जा रहा है, वो ऐड होता जाएगा। तो अब कंपनी के अंदर इतना पैसा लगता जा रहा है, बेसिकली ये इक्विटी पड़ी हुई है, जिससे ये इक्विटी ज्यादा होगी
तो कंपनी की वर्थ शो करती है। और ये स्पेशली रिटेन अर्निंग अगर कंपनी की ज्यादा है, इसका मतलब पिछले सालों से जो प्रॉफिट कमाए हैं वो बहुत ज्यादा है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। ओके, कैश फ्लो में आपकी सारी कैश की डिटेल आ रही होती है। पहले दिन 2019 के शुरू पे कैश कितना था, अब ड्यूरिंग द पीरियड, और ये भी फॉर द पीरियड होती है, फॉर द ईयर। फॉर द ईयर में देखा कि कितना आपने कहाँ कहाँ पे कैश लगाया। अगर कोई एसेट परचेज किया है तो वो कैश आप बताएंगे। फॉर एग्जांपल 2 मिलियन का कैश रिसीव किया, कैश पे किया आपने एसेट परचेज करने पे। कहीं से लोन लिया तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में आप जो फाइनेंस वगैरह, लोन लिया, लोन पे किया, वापस किया, वहां से जो कैश दिया लिया। इन्वेस्टिंग से मुराद आपने एसेट परचेज सेल किए हैं, और ऑपरेटिंग से मुराद आपने रोजमर्रा की ये जो चीजें सेल की, इनकम कमाई। ऑपरेशन से आपने जो कैश दिया, पे किया, तो यहाँ पे एंड पे एक कैश आ जाएगा जो ये शो कर रहा होगा कि 31 दिसंबर 2019 पे अब इतना कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है, और ये कंपनी का एसेट होगा। ओके, ये तो हमने थोड़ा सा देखा, डिस्कस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ मेन एजेंडा जो कि एजीएम में लॉ ने कहा कि आपने डिस्कस करना है। देखिए, इंट्रो टू अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें आप ऑब्वियसली अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। अकाउंट्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल वाउचर, व्हाटएवर, जो भी जितनी अकाउंट डबल एंट्रीज बेसिकली आप वहां पे देख रहे हैं। लेकिन हम जब लॉ में देखते हैं तो लॉ में अदर ऑपरेशंस और अदर रिक्वायरमेंट्स जो वो आपको बताते हैं कि आपने ये इस तरह की चीजें मेंबर्स के सामने पेश करनी है, दिखानी है, उनको डिस्कस करनी है। जो ओनर्स हैं उनके सामने आपने अपनी कारकर्दगी पूरे साल की दिखानी है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद आपकी दूसरी चीज है जी, जब एजीएम आती है, जब हम चैप्टर मैनेजमेंट वाला चैप्टर देखेंगे 25, उसमें हम पूरे डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स जितने भी हैं, सेक्रेटरी, शेयर रजिस्ट्रार, चीफ एग्जीक्यूटिव, इन सब के बारे में डिटेल देखेंगे। लेकिन जो एजीएम होती है, आप वहां पे देखेंगे कि एजीएम पे आपके डायरेक्टर्स रिटायर हो जाते हैं, या एजीएम पे डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है। तो एक खास किस्म की एक और चीज हो गई जी, जो एजीएम में ही होती है, वो होती है अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। जो पिछले डायरेक्टर्स हैं अगर वेकेट कर गए हैं, यानी कि छोड़ के चले गए हैं, तो नए आपने डायरेक्टर्स यहाँ पे आपने अपॉइंट करने हैं। पिछले डायरेक्टर्स की अगर टर्म पूरी हो गई है तो वो अब न्यू डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे वो एजीएम में किए जाएंगे। डायरेक्टर्स का इलेक्शन स्पेसिफिकली एजीएम पे हुआ करेगा, और एजीएम हर साल होती है, इन एनी केस होनी है। तीसरी चीज, ऑडिट का एक चैप्टर था आपके, चैप्टर 27, जबकि अब ऑडिट का सेक्शन अब आप पे एप्लीकेबल नहीं है, कह लें कि जो आपके सिलेबस से रिमूव हो गया। तो वहां पे आप जाके देखते कि ऑडिट हर कंपनी ने कराना होता है, सिवाय प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल है 3 मिलियन तक है, या 3 मिलियन से कम का है। बाकी हर कंपनी ने ऑडिट कराना होता है। अब जब ऑडिट कराना है तो फिर ऑडिटर भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो वो ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो कहां पे होगी? एजीएम में। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, ऑडिटर्स अपॉइंट करने हैं, वो कहां पे होंगे? एजीएम में। तो हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहली चीज, अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स दूसरी चीज है जो एजीएम में ही होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स तीसरी चीज है जो कि एजीएम में ही होगी।
चौथी चीज, जब हम चैप्टर 21 पढ़ रहे थे शेयर कैपिटल, उसमें जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड पढ़ रहे थे, प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स देख रहे थे, तो हमने इन दोनों में जब बाइफर्केशन देखी तो हमने एक फर्क ये देखा कि ऑर्डिनरी डिविडेंड जो होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो पे किया जाता है, वो डायरेक्टर्स के डिस्क्रिशन पे होता है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर्स हर साल प्रॉफिट दें, मेंबर्स को हर साल प्रॉफिट मिले, ये डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन पे है। उसमें भी हमने देखा था कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दो तरह के डिविडेंड दिए जा सकते हैं। एक था जी इंटरिम डिविडेंड और एक था जी फाइनल डिविडेंड। इंटरिम हमने कहा कि जिस साल अनाउंस हुआ उसी साल पे कर दिया, ये इंटरिम डिविडेंड है। जिस साल का था उसी साल डिक्लेयर हुआ, उसी साल पे भी हो गया, इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड उस साल का तो डिविडेंड है, डिक्लेयर तो उसी साल हो गया, लेकिन पे होगा नेक्स्ट ईयर में। जब तो हमने कहा कि इंटरिम डिविडेंड है, ये डायरेक्टर्स खुद ही डिसाइड करेंगे और पे कर देंगे, इसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जब हमने देखा कि फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड्स डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे, लेकिन अप्रूव उसको कौन करेंगे? मेंबर्स। तो जो अप्रूवल ऑफ डिविडेंड है, अप्रूवल ऑफ फाइनल डिविडेंड, ये कहां पे होगी? एजीएम में। अगर आपने डिविडेंड इस साल नहीं देना तो आप सिंपल एजीएम में बैठ के कहेंगे जी इस बार तो कोई डिविडेंड नहीं देना, तो ये मैटर नहीं होगा, लेकिन डिस्कस जरूर किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, चाहे आप पिछले वाले ऑडिटर्स को ही रखना चाह रहे हैं कि जी पिछले जो हमारे ऑडिटर्स हैं वही इस साल भी ऑडिटर रहेंगे, लेकिन ये मैटर डिस्कस जरूर किया जाएगा। अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अगेन अगर किसी की टर्म पूरी नहीं हुई, वही डायरेक्टर रहना चाहते हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो पिछले वाले ही डायरेक्टर रहेंगे, लेकिन ये चीज डिस्कस होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एक बहुत बड़ी चीज है जो कि होती ही एजीएम में है। जब जिस मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस की जा रही हैं, अप्रूव कर रहे हैं मेंबर्स बैठ के, वो मीटिंग की कह लें एजीएम कहलाती है। इन 4 मैटर्स की वजह से कहा गया कि ये 4 मैटर्स जिस मीटिंग में डिस्कस होते हैं उसे एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। प्लस चूंकि ये हर साल करनी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल प्रिपेयर होती हैं, 12 मंथ्स की एटलीस्ट प्रिपेयर होती हैं, इससे कम की नहीं होती। ये हम जब अकाउंट्स का चैप्टर देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पे चीजें देखेंगे। चैप्टर 27 अकाउंट्स का है, अकाउंट्स एंड ऑडिट है, जो कि अब सिर्फ वो अकाउंट्स रह गया है, ऑडिट आपका पोर्शन खत्म हो गया है, तो अब वो सिर्फ अकाउंट्स रह गया। वहां पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, अकाउंट्स पे चीजें डिटेल देखेंगे। 4 चीजें हो गई। नोट्स पे आते हैं हम अपने। हमने रिक्वायरमेंट देखी, पर्पस देख लिया कि आपने परफॉर्मेंस डिस्कस करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिटर्स ने ऑडिट की होंगी वो मेंबर्स अब अप्रूव करेंगे कि ओके हम सेटिस्फाइड हैं जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की, ओके वी आर फाइन फॉर दिस। तो जब मेंबर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कर देंगे तो वो पब्लिश हो जाएंगी, फिर आगे यूज के लिए स्टॉक एक्सचेंज और इस तरह से उसको भिजवाई जाएंगी। डायरेक्टर्स का इलेक्शन, फाइनल डिविडेंड की अप्रूवल, ये चीजें एजीएम में डिस्कस होती हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, इसके अलावा अब ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एक मैं टर्म यूज कर रही हूं स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी बिजनेस। एक होता है जी स्पेशल बिजनेस, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस। कंपनी ने अपने आर्टिकल्स चेंज करने हैं, एक स्पेशल बिजनेस है। एक ऐसा काम जो कि रूटीन से हटके है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एक रूटीन काम है,
ये कंपनी ने हर साल बनाना ही बनाना है। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, ये एक रूटीन बिजनेस है, हर साल डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे या उनकी जब टर्म पूरी हो जाएगी तो डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे। ये कोई अनयूजुअल बिजनेस नहीं है कि जो बड़ी कंपनी की लाइफ टाइम में एक दो बार हो रहा है। डिविडेंड ने हर साल अप्रूव होना ही होना है। ये तो कहते हैं जी इन्हें ऑर्डिनरी बिजनेस, जो कि रूटीन के बिजनेस होते हैं। इसके अलावा लॉ कहते हैं कि जितने भी आपके मामलात हैं, जितने भी कंपनी के इसके अलावा मामलात हैं, वो स्पेशल बिजनेस है आपके। ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन आप हर साल नहीं कर रहे होते, ये जब नीड होती है आप तब करते हैं। हो सकता है 10 साल तक आप आर्टिकल चेंज ही ना करें। मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन आपका स्पेशल बिजनेस है। और मेमोरेंडम की अगर ऑल्ट्रेशन में मैं बात करूं तो नेम में चेंज करना एक स्पेशल बिजनेस है। रजिस्टर ऑफिस चेंज करना एक स्पेशल बिजनेस है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना एक स्पेशल बिजनेस है। ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज चेंज करना एक स्पेशल बिजनेस है। आपने वेरिएशन करनी है इन राइट्स ऑफ मेंबर्स, एक स्पेशल बिजनेस है। तो उसने कहा कि इसके अलावा, इन स्पेशल बिजनेस के अलावा कोई और आपने ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करना है तो वो एजीएम में होगा। सिंपल, एजीएम में आपने कोई स्पेशल बिजनेस नहीं डिस्कस करना। और अगर करना है, इन केस आपने कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है, तो उसका फिर एक स्पेशल बिजनेस का पूरा एक एजेंडा, पूरी डिटेल्ड आपको नोटिस के साथ भिजवानी होगी, जैसे आपने वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भिजवाई थी नोटिस के साथ। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। क्या लिखा जी, हम नोट्स पे आते हैं। टाइमिंग, अगेन जैसे हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी थी तो एक टाइम लिमिट थी, और वो टाइम लिमिट क्या थी? अर्लियर ऑफ 180 days फ्रॉम द डे एट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस द बिजनेस, या फिर 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन दोनों में से जो भी डेट पहले आएगी वो डेट आपकी लिमिट होगी, उसके अंदर अंदर आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है। एजीएम में वो कहता है, एजीएम तो चूंकि हर साल होनी होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग जिंदगी में एक ही बार होनी है कंपनी की, जिंदगी में एक ही बार, लेकिन एजीएम ने हर साल होना है। तो यहां पे फिर देखा जाएगा कि पहली एजीएम, कंपनी की पहली एजीएम, और एक है कि फिर आने वाली हर एजीएम, उसको कह दिया सब्सिक्वेंट एजीएम। पहली एजीएम को कह दिया फर्स्ट एजीएम। अच्छा, जब मैं टाइमिंग पे आती हूँ तो एक हो गई फर्स्ट एजीएम और सब्सिक्वेंट। अब वो यहाँ पे अलग अलग टाइम लिमिट बता रहा है। फर्स्ट एजीएम में उसने कहा कि जी एक टाइम बता रहा हूँ, उसके अंदर अंदर ही आपने पहली एजीएम कर लेनी है। वो क्या जी? विद इन 16 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने पहली एजीएम कर लेनी है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू करूं तो हम इसको जरा एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। हम इसको देखते हैं, हम टाइमिंग बेसिकली देख रहे हैं। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 जनवरी 2020 के लिए, ये है इसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन इसे डेट ऑफ इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला होगा। कहा जी आपने इसके विद इन 16 months अब अगर हम यहां से 16 months कैलकुलेट करें तो आपके 12 महीने तो 2020 के हो जाएंगे। ट्वेल्व मंथ्स, बाकी 4 आप एडिशनल ले लें। किस किस के? 2021 के, जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल। 1 जनवरी से शुरू हुआ, यानी कि 31 दिसंबर तक 2020 तक ये 12 महीने पूरे हो जाएंगे।
31 दिसंबर 31 जनवरी पे 13 महीने हो जाएंगे। 28 फेब 2021 तक अगेन नेक्स्ट आप नंबरिंग शुरू कर दीजिए। तो सिंपल आप कह लें कि जी अप्रैल तक आपके ये महीने पूरे हो जाएंगे। तो आपकी डेट क्या बनेगी जी? 30 अप्रैल 2021। इसका मतलब इस डेट पे जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसको इस डेट तक अपनी एजीएम करनी ही करनी है। ये हम बात कर रहे हैं अपनी फर्स्ट एजीएम की विद इन 16 मंथ्स। अगर हम स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करें तो कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग कब करनी होती? कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट ये है, वो हमने कैलकुलेट करने थे 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज फ्रॉम द डे एट विच द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू कमेंस द बिजनेस, यानी कि जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला होगा उससे 180 डेज और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ्स। अर्लियर वाली जो डेट होगी उसके अंदर अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है। एजीएम, पहली एजीएम की जब बात की तो आपने विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसके अंदर अंदर आपने एजीएम कर लेनी है। अब अगर मैं आऊं सब्सिक्वेंट एजीएम पे, सब्सिक्वेंट में उसने कहा कि मैं 2 कंडीशंस कह रहा हूं, ये दोनों एट अ टाइम फुलफिल होनी चाहिए, बोथ। इसमें थोड़ी सी ट्रिकी भी है चीज, ये हम जरा थोड़े ध्यान से करेंगे। नोट्स पे आते हैं। उसने कहा पहली बात कि वंस इन ईच कैलेंडर ईयर, पहली कंडीशन। कैलेंडर कब ईयर हमारा कब शुरू होता है? पहली कंडीशन है वंस इन कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर शुरू होता है 1 जनवरी से लेके ईयर जो भी हो 31 दिसंबर तक। अब अगर मैं 2020 का कैलेंडर ईयर कहूं तो 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक ये मेरा कैलेंडर ईयर। लेकिन आपको पता है कि कंपनीज जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होती हैं अपना ईयर एंड कोई और डेट भी रख लेती हैं। जरूरी नहीं है कि उनका यही ईयर एंड हो 31 दिसंबर। कंपनीज का हो सकता है कि जो ईयर एंड है कंपनी का ईयर एंड, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन का डेट जो है वो क्या है? सपोज उन्होंने 1 मार्च से 28 फेब तक रखा हुआ है, या हम अप्रैल कहते हैं या जून कह लेते हैं, चले जून ले लेते हैं हम। उनका जो ईयर एंड है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है। ये आपके 12 महीने पूरे हो जाते हैं। यहाँ भी इधर भी कैलेंडर ईयर 12 महीनों का होता है। पहले उसने कंडीशन कही कि वंस इन ईच कैलेंडर ईयर, ये है कैलेंडर ईयर। दूसरी उसने कंडीशन कही 120 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर है ये ईयर एंड को कह रहे हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रेपरेशन का ईयर एंड है। वो आपको पता है कि वो हमने देखा कौन सा है, जो फाइनेंशियल ईयर एंड है वो क्या है? 30 जून। अब अगर मैं 2020 की बात करूं तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो ऐसा होगा कुछ 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है कि आपको वंस इन कैलेंडर ईयर एजीएम करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि विद इन 120 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको एजीएम करनी है। ये हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं। अब इस पे हम जरा एक एग्जांपल देखते हैं जिसके बाद हमें इस कॉन्सेप्ट पे मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। और इसके लिए हम जो आपकी आईकेप की बुक में एक एग्जांपल दी है हम वही देखेंगे। बुक पे आ जाते हैं।
ओके, आपने अब इसे ध्यान से डेट्स देखते जाना है। कहा जी सपोज एबीसी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2010। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, साथ साथ हम लिखते जाएंगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थी हमारी 1 अप्रैल 2010। बाकी हम सवाल देखते हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं और पढ़ते हैं। कंपनी जो है एबीसी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। ओके, यहाँ से भी एग्जामिनर आपको कहीं डॉज कर सकता है कि अगर सपोज ये एनुअल जनरल मीटिंग की जगह होती स्टैट्यूटरी मीटिंग और लिखा होता एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो फिर आपने एक फर्दर ये चीज़ भी देखनी थी कि क्या इस कंपनी पे रिक्वायरमेंट है भी स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो स्टैट्यूटरी मीटिंग करे, प्लस वो प्राइवेट कंपनी जिसने अपने आप को विद इन 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया हो, उसको भी ज़रूरत नहीं है। ओके, 1 अप्रैल 2010 पे कंपनी हुई इनकॉर्पोरेटेड। नेक्स्ट है जी, एंड इट ऑप्ट्स फॉर अ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ 30th जून एवरी ईयर। कंपनी 1 अप्रैल 2010 को इनकॉर्पोरेट हुई है। फाइनेंशियल ईयर एंड जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि जिस डेट के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे होंगे, हम इसको भी नोट डाउन करते हैं। जिसको अगर मैं लिखूँ फाइनेंशियल ईयर, वो था जी हमारा 30th जून। अब कंपनी 2010 पे बनी है, इसमें वो पहले अकाउंट्स अपने 2010 में तो नहीं बना सकती कि 30 जून 2010 पे अपने अकाउंट्स बनाए, यानी कि अप्रैल मई और जून सिर्फ 3 महीनों के अकाउंट्स तो एटलीस्ट नहीं बन सकते। इसका मतलब उसने अपने अकाउंट्स बनाने होंगे 30 जून 2011 का एंड होगा और स्टार्ट होंगे इस डेट से, या जब भी कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लिया उस डेट से। आपके जो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो 11 महीने 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा के भी बन सकते हैं। बाकी पीरियड में आपके 12 मंथ तक होंगे। और फर्स्ट जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट 12 मंथ्स की बने, वो 12 मंथ्स के ज़्यादा की भी बन सकती हैं, क्योंकि कंपनी ने शुरू से लेके अब तक ईयर एंड तक क्या कमाया, क्या ऑपरेशंस उसके रहे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पहले बनेंगे। ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके लिए ये ईयर रेलिवेंट शायद ना भी हो, हम ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर एंड उसका 30 जून बनता है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। आगे वो बता रहे हैं, इट वुड बी रिक्वायर्ड टू होल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग इन नेक्स्ट 16 मंथ। अब यहाँ पे जरा रुकिए, हम यहाँ पे खुद ही देखते हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 2010 है। अब यहाँ पे फर्स्ट एजीएम उसने करनी है, हम खुद देखते हैं कि फर्स्ट एजीएम कंपनी ने कब करनी होगी। आपको पता है कि फर्स्ट एजीएम आपने करनी है कंपनी ने 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसने फर्स्ट एजीएम करनी है। अब लगाइए हिसाब, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2010 से 16 मंथ्स कब बनेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम 16 मंथ्स काउंट करें
1 अप्रैल 2010 से 16 मंथ्स हमारे बन जाएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक आपके ये 9 मंथ्स बनेंगे। और 2011 के अगर आप बाकी के कितने बचे, 16 में से 9, 7 मंथ्स बाकी रह गए। तो 7 मंथ्स आपके 2011 के होंगे, जो कि जुलाई तक, 31 जुलाई। तो इट्स मीन कि आपकी जो कट ऑफ डेट है वो 31 जुलाई 2011 है। ये आपकी इनकॉर्पोरेशन से अगर मैं 16 मंथ्स कैलकुलेट करूं तो आपके 31 जुलाई 2011 तक बनते हैं। इस मीन आपको फर्स्ट एजीएम जो है वो 31 जुलाई 2011 तक कर लेनी चाहिए। ये आपकी फर्स्ट एजीएम का टाइम है। आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमने उसको बगैर देखे कंप्लीट करने की कोशिश की है। आगे पढ़ते हैं। उसने कहा इट वुड बी रिक्वायर्ड टू होल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग इन नेक्स्ट 16 मंथ्स टाइम पीरियड, और कैलकुलेट करके उसने खुद ही बता दिया। सो इट कैन ऑप्ट टू होल्ड द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टिल 31 जुलाई 2011, जो कि हमने अभी कैलकुलेट भी किया। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब हम एक नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उन्होंने कहा जी कि वी अज्यूम दैट द कंपनी ऑप्टेड टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी कहती है कि हम एनुअल जनरल मीटिंग 31 जुलाई 2011 पे कर लेते हैं। ओके, वो एग्जैक्ट लास्ट डेट पे एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हैं। ओके, इट्स फाइन, क्योंकि 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। तो उन्होंने एजीएम कर ली 31 जुलाई 2011 पे, फर्स्ट एजीएम कर ली। फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये अगली सब्सिक्वेंट की बात करने लगा है, तो हम अपने जरा नोट्स पे आके सब्सिक्वेंट का टाइम देख लेते हैं। आपने फर्स्ट एजीएम करनी है विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि हमने अभी देखा किस तरह कैलकुलेट करना है। अब फर्स्ट एजीएम हो गई एक बार जिंदगी में, पहली एजीएम एक ही बार होती है, बाकी तो फिर सब्सिक्वेंट एजीएम चलेंगी, क्योंकि एजीएम ने तो हर साल होना है। सब्सिक्वेंट के लिए अब आपने देखना है कि हर ईयर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2010, 2011, 2012, 2013, इन सारे ईयर में एटलीस्ट एक दफा एजीएम जरूर होगी। आपका फाइनेंशियल ईयर जो भी हो, फाइनेंशियल ईयर एंड आपका 30 जून हो या 30 अप्रैल हो, आपका 31 जुलाई हो, कोई भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो, लेकिन फंड्स इन ईच कैलेंडर ईयर। और दूसरी कंडीशन आपने देखनी है, अगर वंस इन ईच कैलेंडर ईयर हो रही है तो आप देखिए कि 120 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब हमने सब्सिक्वेंट मीटिंग करनी है। अब वही एग्जाम्पल को हम कैरी करते हैं। हमारी फर्स्ट एजीएम हो गई। ओके, अब हमने जो ऑनवर्ड्स करनी है सब्सिक्वेंट की हम बात करते हैं। सब्सिक्वेंट एजीएम आपने वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। अब कैलेंडर ईयर आपने ध्यान से देखना है, कैलेंडर ईयर, अब यहाँ पे ये बात हो रही है। सब्सिक्वेंट के केस में अब आपको कैलेंडर ईयर का जरा ध्यान करना पड़ेगा। ये होता है आपका कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ही आपका कैलेंडर ईयर होता है। पहली कंडीशन, वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। दूसरा क्या, विद इन 120 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वंस इन ईच कैलेंडर ईयर मतलब 2011 में एजीएम होनी चाहिए। ये एक एजीएम तो हो गई हुई है, एक कंडीशन तो मीट हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, 120 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून 2011, ये फाइनेंशियल ईयर एंड। अब इसके जरा आप करिए, फाइनेंशियल ईयर एंड के 120 दिन लगाइए, यहाँ से काउंट कीजिए 30 जून से लेके 120 दिन आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिए। ओके, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आपने इस एग्जांपल्स को जरा ध्यान से, तहम्मुल से समझना है। हम इस पर थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, बाकी हम एक बार समझ लेंगे तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी।
अभी इस वाली कंडीशन को हम समझते हैं कि ये किस तरह से एप्लीकेबल होगी वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। पहले हम जरा 120 डेज कैलकुलेट कर लें। 120 डेज कैलकुलेट करने के लिए जरा देखिए, जुलाई के 31 दिन आ जाएंगे, आपने जून से कैलकुलेट करना शुरू करना है। अगस्त के 31 डेज आ जाएंगे, सितंबर के 30 दिन आ जाएंगे, अक्टूबर के 31 दिन आ जाएंगे। अभी अक्टूबर के डालने से पहले हम जरा इन सब का कैलकुलेट कर लें, जरा इन सब का टोटल करें तो क्या आता है। 31 आपको पता है कि जी 62 बनेंगे, 62 प्लस 30 92 प्लस 31 ये बनेंगे 123 डेज। जबकि हमारे क्या डेज हमने कैलकुलेट करने हैं 120 दिन। इसका मतलब 123 है तो 3 दिन जरा माइनस कर दें, इसमें से 3 डेज माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 120 दिन तो आ जाएंगे। अब 3 दिन हमने कौन से निकालने हैं, 31 अक्टूबर है, इसका मतलब इसमें से 30 अक्टूबर निकल जाएगा, 31 अक्टूबर निकल जाएगा और एक 29 अक्टूबर निकल जाएगा। तो इट्स मीन कि आपकी जो कट ऑफ डेट होगी 120 दिन की वो होगी 28 अक्टूबर 2000। आपका ईयर एंड क्या चल रहा है आपका, यहां से आपने कैलकुलेट किए तो ये 2011, ये आपने 120 दिन कैलकुलेट कर लिए। वंस इन ईच कैलेंडर ईयर वाली बात अभी रुक जाइए, ये पूरी होती है क्योंकि 2011 में एक एजीएम हो गई हुई है विद इन 16 मंथ्स। अब नेक्स्ट एजीएम आपने करनी है विद इन 120 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो कि बनता है आपका 28 अक्टूबर अच्छा जी, ये ईयर एंड जरा इसको थोड़ा चेंज कर लें, ये हमारा 2012 बनेगा। द रीजन इज कि 2011 की एजीएम तो हम कर चुके हैं जब हमने फर्स्ट एजीएम की, तो 2000 आई वाज अज्यूमिंग कि 2010 है तो इसको हमने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, ये 2012 आएगा क्योंकि 2011 की एजीएम हो चुकी हुई है। ये फाइनेंशियल ईयर एंड की जो 30 जून वाली की एजीएम है वो हो चुकी हुई है। अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे आते हैं। अब सब्सिक्वेंट एजीएम की बात हो रही है। सब्सिक्वेंट एजीएम यानी कि सब्सिक्वेंट ईयर एंड, पहला ईयर एंड क्या था 30 जून 2011। अब जब हम सब्सिक्वेंट एजीएम की बात करने लगे हैं तो आपका अब रेलिवेंट ईयर एंड क्या है, अगला साल 30 जून 2012। तो आपने 30 जून 2012 से 120 डेज कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे भी इसको कर लेते हैं। 120 डेज आपके जो कैलकुलेट करेंगे वो आपके 30 जून 2012 से, क्योंकि 2012 की एजीएम अब आपने करनी है। तो हम इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट एजीएम की विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये आपकी फर्स्ट एजीएम थी 31 जुलाई 2011 पे। अब जब आए सब्सिक्वेंट एजीएम पे तो उन्होंने कहा कि सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए आपने फाइनेंशियल ईयर एंड के 120 दिन कैलकुलेट करने हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड की जो एंड की डेट है वहां से शुरू कीजिए और 120 दिन कैलकुलेट कर लें। उस डेट के अंदर अंदर आपने सब्सिक्वेंट एजीएम करनी है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी है कि वंस इन ईच कैलेंडर ईयर वो एजीएम आपकी होनी चाहिए। हमारा 2011 साल गुजर गया, हम आए 2012 पे। हमारा ईयर एंड था 30 जून 2012। अब सब्सिक्वेंट के लिए हम 2012 की एजीएम देख रहे हैं कि हमें कब करनी है। हमने डेज कैलकुलेट किए 30 जून 2012 से, जब हमने 120 दिन कैलकुलेट किए तो हमारे बने 28 अक्टूबर 2012। इट्स मीन आपको जो अब सब्सिक्वेंट एजीएम जो 2012 की एजीएम करनी है वो 28 अक्टूबर 2012 तक कर लेनी है। ओके,
अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, उसी एग्जाम्पल की तरफ इसको पढ़ लेते हैं पूरा। We assume that company opted to hold the annual general meeting on 31st July 2011. Okay. From this date onward, company will be required to hold the annual general meeting within 120 days of the close of financial year and at least once in each calendar year. Keeping all the above in view, what shall be the latest time on which company can hold its AGM in 2012? वो हमने अभी कैलकुलेट किया, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं। द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल क्लोज ऑन 30 जून 2012। ये हमें पता है, पहला जो साल आया था फाइनेंशियल ईयर वो हमारा क्लोज हुआ 30 जून 2011। सब्सिक्वेंट के लिए हमें फाइनेंशियल ईयर एंड से 120 दिन बाद का टाइम देखना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 30 जून 2012 है। सो टिल व्हेन वुड द कंपनी बी रिक्वायर्ड टू होल्ड इट्स एजीएम? हमसे पूछ रहे हैं। अब बताइए कि हमारा ईयर एंड 30 जून 2012 है, अब कंपनी को एजीएम कब करनी है? इट शुड बी 28 अक्टूबर 2012 बिकॉज इट कैन नॉट वेट फॉर मोर देन 120 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये एक और सिचुएशन कंप्लीट हो गई। अब एक उन्होंने कहा, एक थर्ड सिचुएशन पे आते हैं जहां पे आपको ये कैलेंडर ईयर वाली समझ आएगी। थर्ड सिचुएशन में कहा, अब कंपनी चेंज हो गई है। XYZ लिमिटेड एक अनदर कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑन 1 सितंबर 2010। ये जो रजिस्ट्रेशन डेट लिखी हुई है इट्स इनकॉर्पोरेशन डेट। अब ये सेकंड कंपनी है, इसकी सेपरेट डिटेल है, तो हम इसको जरा सेपरेट ही कर लेते हैं। कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई? इनकॉर्पोरेशन डेट पहले लिख लें। क्या डेट थी जी? 1 सितंबर 2010। ओके, आगे पढ़ते हैं। इट्स फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस इन 30 सितंबर ईच ईयर। इसका मतलब जैसे ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर एंड था वो 30 जून था, अब इनका फाइनेंशियल ईयर एंड 30 सितंबर है, यानी कि स्टार्ट कब से हुआ होगा? 1 अक्टूबर से। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, 30 सितंबर पे खत्म होता है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। ओके, हम जरा ये डेट भी लिख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, हम सिचुएशन पढ़ते हैं। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जो भी है इन्होंने कैलकुलेट किया, हम इसको खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। हम खुद देख लेते हैं कि फर्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए। फर्स्ट एजीएम इनकॉर्पोरेशन के विदिन 16 मंथ्स होनी चाहिए, विदिन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहां से जरा 16 मंथ्स कैलकुलेट कीजिए। हम ये अगर कैलकुलेट करें तो आपके 2010 में 4 मंथ्स बन जाते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 4 मंथ्स ये, और 2011 के 12 मंथ्स, ये 2010 के और ये 2011 के। तो ये आपके 16 मंथ्स पूरे हो जाते हैं। इट्स मीन आपकी जो कट ऑफ डेट है वो है जी 31 दिसंबर 2011। आपको इस डेट के अंदर अंदर पहली एजीएम करनी है। तो कंपनी ने कब एजीएम की वो देखते हैं। इट हेल्ड इट फर्स्ट एजीएम मीटिंग ऑन 1 नवंबर 2011। अब जाहिर सी बात है उनके पास टाइम लिमिट थी 31 दिसंबर 2011 तक की। अब जरूरी नहीं है कि आखिरी दिन आके मीटिंग करें, उस टाइम के अंदर अंदर रह के वो फर्स्ट एजीएम कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट एजीएम जो है वो 1 नवंबर पे कर ली। कट ऑफ डेट क्या थी? इस डेट तक कर सकते थे, लिमिट थी उनके पास, टाइम की लिमिट
इसके बाद करेंगे तो नॉन कंप्लायंस होगी। एक्चुअली कब की उन्होंने? एक्चुअली हेल्ड 1 नवंबर 2011। इस डेट पे उन्होंने मीटिंग कर ली। अब आ जाएं जी जरा सब्सिक्वेंट मीटिंग पे। सब्सिक्वेंट मीटिंग आपको करनी है, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है। 1 नवंबर 2011 पे इन्होंने अपनी फर्स्ट एजीएम कर ली है। ओके, और ये किस ईयर एंड की होगी? प्रोबेबली इनका ईयर एंड 1 अक्टूबर से शुरू होता है, 30 सितंबर पे खत्म होता है। इसका मतलब इन्होंने ये एजीएम कर ली होगी किस पीरियड की? 1 अक्टूबर 2010 से शुरू हुई होगा टाइम, 30 सितंबर 2011 ये एक ईयर एंड था उनका चल रहा था। इसकी एजीएम इन्होंने इस डेट पे कर ली। अब आते हैं हम 2012 पे। ये जो ईयर एंड 30 सितंबर 2011 एंड हुआ है, इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होंगी वो किस डेट की बनी होंगी? 30 सितंबर 2011 तक की ईयर एंड। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन्होंने पढ़ ली हैं और अकाउंटिंग से फेमिलियर है, उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये ईयर एंड डेट क्या होती है। तो जो अकाउंट्स बन रहे होते हैं वो 1 अक्टूबर 2010 से बन के 30 सितंबर 2011 तक के बने। इसकी एजीएम उन्होंने कब कर ली? 1 नवंबर 2011 पे। अब हम जब आते हैं सब्सिक्वेंट एजीएम पे, तो आप देखिए फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है। अब आप जो सब्सिक्वेंट मीटिंग करने जा रहे हैं वो 2012 की करने जा रहे हैं। 2011 में तो आपने कर ली ना, आपने वंस इन ईच कैलेंडर ईयर एजीएम करनी है। 2011 की अब आपने कर ली है, अब आपने करनी है 2012 की। 2012 की करने के लिए अब मुझे बताइए 2012 में अब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कहाँ पे ख़त्म होता है? आपका ईयर एंड शुरू होगा 1 अक्टूबर 2011 से शुरू होगा और 30 सितंबर 2012 तक जाएगा। ये आपका 2012 का फाइनेंशियल ईयर है। सब्सिक्वेंट मीटिंग के लिए आपको जो डेज कैलकुलेट करने होते हैं वो कब कैलकुलेट करने हैं? ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड है इसके विद इन 120 डेज। अब ज़रा हम 30 सितंबर 2012 से ज़रा 120 डेज कैलकुलेट कीजिए। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ज़रा ध्यान से अब करिएगा। 120 दिन हमने कैलकुलेट करने हैं 30 सितंबर 2012 से। कैलकुलेट कीजिए, अक्टूबर के कितने दिन आएंगे आपके? 31 दिन। नवंबर के कितने दिन आएंगे? 30 दिन। दिसंबर के कितने दिन आएंगे? 31 दिन। जनवरी के कितने दिन आएंगे? जनवरी के हम बैलेंसिंग लेंगे, अभी हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। 31 प्लस 30 कितना हुआ जी? ये आपका बना 61। 61 प्लस 31 92। और अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग जनवरी के भी 31 दिन ऐड करूं तो इन सब का टोटल मेरे पास क्या बनेगा? 123 डेज। जबकि मैंने कितने रखने हैं? 120 डेज। इसका मतलब अगेन इसमें से हमें 3 दिन निकालने हैं। कौन कौन से निकालेंगे हम? 30 जनवरी निकालेंगे, 31 जनवरी निकालेंगे और 29 जनवरी निकालेंगे। तो हमारी कट ऑफ डेट क्या होगी? 28 जनवरी 2013। मैंने जब 120 दिन कैलकुलेट किए फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो मेरी कट ऑफ डेट क्या बनी?
28 जनवरी 2013। ओके, तो क्या मुझे अपनी जो सेकेंड सब्सिक्वेंट एजीएम है 2012 की, वो 28 जनवरी 2013 को करनी है? अब यहाँ पे एक बहुत ट्रिकी चीज़ है। अगर हम पहले आए तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 सितंबर 2010 पे। ओके, फाइनेंशियल ईयर एंड कंपनी का जो रेलिवेंट बनता था आगे से शुरू किया, 1 अक्टूबर 30 सितंबर पे बनता था। इसका मतलब 1 अक्टूबर 2010 से लेके 30 सितंबर 2011 तक इस ईयर एंड की कंपनी ने एजीएम करनी है, और पहली एजीएम विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन करनी है। 16 मंथ्स मैंने 1 सितंबर 2010 से कैलकुलेट किए तो 31 दिसंबर 2011 है पहली एजीएम। इसका मतलब मुझे इसके अंदर अंदर कर लेनी है। कंपनी ने कर ली 31 दिसंबर से पहले, उसने 1 नवंबर पे कर ली। उसने कहा अब जब सब्सिक्वेंट आपने एजीएम करनी है तो अब आप देखिए फिर से फाइनेंशियल ईयर एंड 2012 का जब फाइनेंशियल ईयर एंड देखा तो वो बना हमारा, अब जहां से हमने ईयर एंड खत्म किया था अभी नेक्स्ट ईयर एंड शुरू कीजिए। 1 अक्टूबर 2010 से लेके 30 सितंबर 2011 तक ये हमारा हो गया था पहले, इसकी एजीएम हो गई। अब हमने अगले पीरियड की एजीएम करनी है जो है 1 अक्टूबर 2011 से लेके 30 सितंबर 2012 तक। इसके अकाउंट्स बनेंगे, इसके लिए अब एजीएम करनी है। इसकी जब एजीएम की तो हमने 120 दिन कैलकुलेट किए फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 30 सितंबर 2012 से 120 दिन कैलकुलेट किए तो वो बने जी 28 जनवरी 2013। अब यहाँ पे एक चीज आई कि जब हमने शुरू से एजीएम देखी तो एक एजीएम तो हमने कर ली 2011 यानी कि 1 नवंबर 2011 पे। दूसरी एजीएम जब हम कब जाके कर रहे हैं, 28 जनवरी 2013। अब ध्यान से देखिए, पहली एजीएम हमने कब की, 1 नवंबर 2011। सब्सिक्वेंट एजीएम हमने कब की? आप कह रहे हैं 28 जनवरी 2013, यही कैलकुलेट की हमने। अब एक बात उसने लिखी कि वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। आप देखें 2012 में तो हुई ही नहीं मीटिंग, एक 2011 में हुई, एक 2013 में हुई, तो 2012 किधर गया? इसका मतलब सब्सिक्वेंट एजीएम अब आपने इस डेट पे नहीं 2012 में करनी है। तो आपकी कट ऑफ जो 2012 का लास्ट डेट क्या आती है कैलेंडर ईयर आपकी, अगर मैं बात करूं तो इसी के बीच में मैं कैलेंडर ईयर देखूं अगर, तो कैलेंडर ईयर आपका 1 जनवरी 2012 से शुरू हुआ होगा, 31 दिसंबर 2012 पे खत्म। इसका मतलब आपके लिए जो रेलेवेंट डेट होगी वो ये होगी सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए, वो ये डेट नहीं होगी। हमने दोनों कंडीशन पूरी करनी है। अगर कैलेंडर ईयर वाली पूरी हो जाती है तो फिर आप 120 दिन वाली भी देखेंगे, ठीक है, फिर आपने 120 दिन लेने हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बीच में एक कैलेंडर ईयर मिस हो जाता है और आपके जो 120 दिन कैलकुलेट किए वो नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं, बीच में एक ईयर एंड नहीं मिस आता और वो आपका मिस होता है, तो आपको उस कैलेंडर ईयर में करनी है। वो 120 दिन वाला रूल फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कैलेंडर ईयर अगर पहले आ रहा है तो आपको वो कैलेंडर ईयर मिस नहीं करना। अब यहाँ पे अर्लियर ऑफ वाली बात नहीं हुई है, वो अर्लियर ऑफ भी कह सकता था। अब अगर अर्लियर ऑफ कहता तो हो सकता था कैलेंडर ईयर आपका पहले की डेट आ जाती और ये बात की आती, लेकिन होता उसी कैलेंडर ईयर में, तो फिर ये कैलेंडर ईयर वाली नहीं, फिर आपने 120 दिन लिखना है। ये चीज तब आएगी जब एक ईयर बीच में मिस हो जाएगा, तो तब आपको फिर ये कट ऑफ डेट लेनी होगी, फिर आपको अगले साल की डेट नहीं लेनी होगी। तो आपको जो सब्सिक्वेंट एजीएम करनी है वो इस डेट के
अंदर अंदर रह के करनी है। ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी है, इसको आप ध्यान से करिए, गौर से। हम इसको ज़रा बुक से देख लेते हैं और नोट से भी देखते हैं। नोट्स में हमने रिक्वायरमेंट देखी, पर्पस देखा और टाइमिंग में यहाँ तक हमने देख लिया है। आगे हम देखेंगे प्लेस, नोटिस पीरियड, स्टडी टेक्स्ट पे आते हैं। हमने रिक्वायरमेंट, पर्पस देखा और टाइमिंग में कुछ थोड़ा सा देखा है। अभी एक्सटेंशन की भी हमने ये चीज़ नहीं देखी।